नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ममता तिवारी। राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव के चलते एक बार फिर सूबे की सियासत परवान चढ़ सकती है। ऐसे में फिर से सियासी बाड़ेबंदी हो सकती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की खोज तेज कर दी है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। 10 जून को इन 4 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है। भाजपा अगर चौथी सीट पर उम्मीदवार खड़ा करती है तो फिर मुकाबला टेढ़ा हो सकता है। हालांकि चौथी सीट पर निर्दलीय और अन्य दलों के चलते कांग्रेस का भी पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें तो गुलाब नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, राजीव शुक्ला, भंवर जितेंद्र सिंह, दिनेश हुनिया और DGML लाठर के नाम दावेदारी में चल रही है। हालांकि चर्चाओं में प्रियंका गांधी का नाम भी चल रहा है, लेकिन प्रियंका को राजस्थान से राज्यसभा भेजने के कम ही आसार नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के ओम प्रकाश माथुर को दोबारा राज्यसभा से भेजे जाने की चर्चा है। चौथी सीट पर भाजपा अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, भजन लाल शर्मा, ब्रिज किशोर उपाध्याय, सुशील कटारा और हेमराज मीणा में से किसी एक को मैदान में उतार सकती है। चौथी सीट पर जीत निर्दलीय BTP, RLP और माकपा के विधायक तय करेंगे, जो कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही हैं। पर बीजेपी इतनी आसानी से चौथी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर बीजेपी 2 सीटों के लिए कैंडिडेट उतारती है तो फिर चौथी सीट पर राज्यसभा चुनाव रोचक हो सकता है। जीत के लिए एक बार फिर बाड़ेबंदी की नौबत आ सकती है। तो कांग्रेस जीत सकती है 3 सीटें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 10 जून को मतदान होगा राज्यसभा के लिए। आपको बता दें कि राज्यसभा में 4 सीटें राजस्थान की हैं जिन पर चुनाव होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। नामों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। अगर बात करें कांग्रेस की तो 3 सीटें उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में, और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि संख्या बल को अगर देखें तो कांग्रेस के सबसे अधिक विधायक हैं और ऐसे में कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर समीकरण क्या बैठते हैं और किस तरीके से जो अन्य दल हैं वो कांग्रेस या फिर बीजेपी किसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम नामों पर मुहर नहीं लगी है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस किसको राज्यसभा में भेजने जा रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, ये ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में चल रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये राज्यसभा भेजे जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय कर्मचारी संघ शपथ समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CHA आंदोलन को लेकर कहा कि स्वास्थ्य सहायक बिना प्रक्रिया के आए हैं, अगर इनको लगा लेंगे तो ये पक्के नहीं हो पाएंगे। समस्या के हल के लिए मंत्रालय कर्मचारी संघ से अपील की है। तो CM अशोक गहलोत ने शपथ दिलाई और साथ ही साथ आपको जानकारी दे रहे हैं, कर्मचारी संघ शपथ समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई। साथ ही साथ आपको बता दें, स्वास्थ्य सहायक बिना प्रक्रिया के आए हैं। CM की तरफ से कहा गया लगा लिया तो ये पक्के नहीं हो पाएंगे, ये भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल अब देखना ये होगा, समाधान के लिए मंत्रालय कर्मचारी संघ से अपील की है। तो कर्मचारी संघ शपथ समारोह रहा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये शपथ दिलाई और इस दौरान CHA आंदोलन को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। CM अशोक गहलोत ने 3 अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट में विभिन्न नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने भिवानी, तारानगर और नोखा में नव सृजित अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट में पद की मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार राजकीय अभिभाषक के 3 पद, क्लर्क ग्रेड 2 के 3 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3 पदों का सृजन होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मंत्री दरबार लगा हुआ है। जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा उनकी सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों को लगाया गया है। पहले दिन कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और मंत्री हेमाराम चौधरी ने जन सुनवाई की। पहले दिन 50 शिकायतें आई। मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि जन सुनवाई में कोविड स्वास्थ्य सहायक, एएनएम और पंचायत सहायक अपनी समस्या लेकर आए। सभी की समस्याओं को हमने सुना, संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के बाद कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही भाजपा पर देश में माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया। देखो, तीन तरह की एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। जो पहले जो एक्साइज यूपी के टाइम जो एक्साइज ड्यूटी थी, यदि वही लागू कर दे तो अपना सब चीज़ ठीक हो जाए। आज जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही है पूरा पैसा उन्होंने अलग कर दिया। केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा स्टेटों को आ नहीं रहा है, तो गलत नीति की वजह से। अभी ये क्या है, थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल कम किया। पिछली बार देखो चुनाव हुए उस समय हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट की वजह से उन्होंने कम कर दिया और धीरे धीरे वापस वो 10-11 रुपये बढ़ गए। अभी थोड़ा पैसा कम कर लिया है, कल से वापस पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी के भूमि के प्रकृतिकरण की समस्या है, किसी के पट्टे की समस्या है। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं थी वो लेकर के लोग आए, उनको हमने सुना है, समझा है, उनके आवेदन। और एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां पीसीसी में हुई जन सुनवाई के दौरान एक वाकया सामने आया है। दोनों मंत्रियों के सामने आत्महत्या की धमकी दी है। कोविड हेल्थ असिस्टेंट वर्कर ने दी सुसाइड की धमकी। कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो कर लूंगी आत्महत्या। सीएचओ करीब 53 दिन से धरने पर बैठा है और सीएचओ को सरकार ने दी नियुक्ति। मंत्री की तरफ से कहा गया, उनको बता दिया गया था कि उनकी सेवाएं अस्थायी है। तो आज पीसीसी में जब जन सुनवाई हुई तो उस दौरान एक ऐसा वाकया निकलकर सामने आया जिसमें सीएचए के कुछ कर्मचारियों की ओर से सुसाइड की धमकी दी गई। पीसीसी में जन सुनवाई के दौरान सुसाइड की धमकी दी गई, लेकिन मंत्री की तरफ से कहा गया कि पहले ही जो लोग हैं उन्हें बता दिया गया था कि वो अस्थायी तौर पर पहुंच रहे हैं। सीएचए करीब, आपको बता दें, 53 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। और ये भी आपको जानकारी देते हैं कि सीएचए को सरकार ने दी नियुक्ति। मंत्री की तरफ से कहा गया, उनको दिया गया था कि उनकी सेवाएं अस्थायी है, लेकिन उसके बावजूद ये हंगामा की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर सीएचए ने दी सुसाइड की धमकी। कहा, अगर नियुक्ति पक्की नहीं की गई, मांगे पूरी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूंगी, ये कहा गया। सीएचए करीब 53 दिन से धरने पर बैठे हैं। जयपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा आयुर्वेद चिकित्सक राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के आवास पर पहुंचे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमराज शर्मा ने बताया कि 750 संविदा आयुर्वेद डॉक्टर 14 दिसंबर 2021 से धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि संविदा आयुर्वेद डॉक्टरों को नियमित करें, लेकिन करीब 6 महीने से लगातार आंदोलन करने के बाद भी कोई मांग नहीं सुनी गई है। उन्होंने कहा कि अब हम आयुष राज्य मंत्री के सामने अपनी मांगे रखेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। तो मंत्री के आवास पर पहुंचे डॉक्टर, संविदा आयुर्वेद डॉक्टर पहुंचे आवास पर, राज्य मंत्री के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। आयुर्वेद डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया, नियमितीकरण की मांग को लेकर ये मुलाकात की गई है। सुभाष गर्ग से मिलने पहुंचे ये सभी डॉक्टर्स और नियमितीकरण की मांग को लेकर ये मुलाकात की गई है। मंत्री के आवास पर ही डॉक्टर्स का जमावड़ा देखने को मिला, जहाँ पर उनकी तरफ से अपनी मांगों को रखा गया। सभी संविदा आयुर्वेद डॉक्टर हैं जो आज मंत्री के आवास पर पहुंचे और राज्य मंत्री के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। आयुर्वेद डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। दरअसल आयुर्वेद डॉक्टर्स की कई मांगे हैं जिनको लेकर वो आज सुभाष गर्ग मंत्री के पास पहुंचे और उनसे नियमितीकरण की मांग को लेकर मुलाकात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रामकिशोर व्यास की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पीसीसी दफ्तर में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर व्यास को नमन किया।
आमेर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर जेडीए आयुक्त रवि जैन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने मुलाकात की। इस दौरान चोमू विधायक रामलाल शर्मा, आमेर युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनाश सैनी मौजूद रहे। मुलाकात में आमेर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। विकास कार्यों को लेकर एमएलए रामलाल शर्मा मौजूद रहे, मुलाकात की गई और जो विकास कार्य हैं उसके बारे में चर्चा की गई। एमएलए से जेडीए आयुक्त रवि जैन से मिले सतीश पुनिया और जेडीए आयुक्त से मुलाकात के बाद विकास कार्यों को लेकर ये मुलाकात थी, जिसमें किस तरीके से आगे विकास किया जाए क्षेत्र का, इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पार्षदों की बैठक हुई। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद रहे। प्री बोर्ड बैठक में चुनाव और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि 26 मई को ग्रेटर निगम में साधारण जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो 26 मई को साधारण सभा की बैठक होगी, जिसमें बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको जानकारी दे रहे हैं, जयपुर में आज ये बैठक हुई बीजेपी मुख्यालय में पार्षदों की, जहां पर बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। दरअसल आपको बता दें 26 मई को एक साधारण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी मौजूद रहे। और अब 26 मई को एक साधारण सभा की बैठक होगी। तो तैयारियां राजस्थान में जोर शोरों से की जा रही हैं। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही हैं। इससे पहले जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे जयपुर और बीजेपी मुख्यालय में पार्षदों की ये बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दे हुए जिन पर चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, रोजगार की मांग को लेकर लंबे समय से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे कोविड सहायक स्वास्थ्य सहायकों के डेलीगेशन के सचिवालय में सीएमओ के अधिकारियों से वार्ता हुई। हालांकि यह वार्ता विफल रही। प्रशासन और सीएचए में कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद कोविड सहायक ने धरना जारी रखने की बात कही है। डेलीगेशन ने बताया कि संविदा पर भर्ती में बेनिफिट का ऑप्शन दिया है। तो सीएचए और प्रशासन की वार्ता एक बार फिर विफल रही है, बात नहीं बन पा रही है। जो मांगे हैं सीएचए की वो लगातार सरकार के सामने विफल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें 53 दिन हो चुके हैं, सीएचए का धरना लगातार जारी है और आगे भी जब वार्ता विफल रही है तो इसी तरीके से धरना जारी रहेगा। सीएचए के कर्मचारियों की तरफ से कहा गया। आज एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ था जिसमें सचिवालय पर वार्ता की गई, लेकिन अधिकारियों और सीएचए के बीच में वार्ता विफल रही। कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया है। अब आगे सीएचए का धरना जारी रहेगा, जो 53 दिन से लगातार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय में सिपाही के आत्महत्या का मामला सामने आया है। सिपाही किशन भाकर लीगल सेल में तैनात था और कमला नेहरू नगर इलाके में रहता था। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो पुलिस कर्मी की आत्महत्या का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। कमला नेहरू नगर इलाके में रहता था सिपाही और पुलिस मुख्यालय में ही तैनात था सिपाही, लेकिन अभी कारण पता नहीं चल पाए हैं कि आखिर सिपाही ने आत्महत्या क्यों की है। लीगल सेल में तैनात था सिपाही किशन और पुलिस मुख्यालय में तैनात था सिपाही। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण थे आत्महत्या के और कमला नेहरू नगर इलाके में रहता था। क्या आत्महत्या के पीछे का कारण क्या कुछ था, कोई परेशानी, किस वजह से आत्महत्या की गई, क्या किसी के उकसाने पर ही आत्महत्या हुई है, इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सिपाही की तरफ से क्यों आत्महत्या की गई। लीगल सेल में दरअसल सिपाही किशन तैनात था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और बिजली कटौती की वजह से लोगों के दिन रात बड़ी मुश्किल से कट रहे हैं। मई में ही राजस्थान के बिजली विभाग के पसीने छूटने लगे हैं। हालांकि प्रदेश में बिजली की मांग के साथ कोयले की कमी भी हो रही है और इस वजह से पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिजली कटौती की वजह से लोगों को पानी की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में बिजली संकट इतना गहरा गया है कि इंडस्ट्री और किसानों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई भी घटा दी गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने जयपुर के लोगों से राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लगातार 8-8 घंटे बिजली का जाना आम जनता सीधे तौर पे परेशान है। कुछ आम जनता से बातचीत करेंगे,
किस तरीके से देखते हैं इस बिजली कटौती को और क्या करना चाहिए सरकार को और प्रशासन को। लगातार जो बिजली कटौती हो रही है, परीक्षाएं चल रही है, सरकार की भर्तियां चल रही है और ऊपर से ये भीषण गर्मी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से अभी परीक्षाओं का दौर चला हुआ है, हम यूनिवर्सिटी छात्र हैं और पेपर देते टाइम उसी समय में लाइट चले जाती है जिससे परेशानी होती है। हॉस्टल्स पीजी में रह रहे हैं जहाँ ये पढ़ाई भी ज़रूरी है, बट इतने में मतलब लाइट चली जाती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं से इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए और इस पर एक कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, लगातार जो भर्ती परीक्षाओं में सीधे तौर पर छात्रों को यहाँ पे परेशान होना पड़ रहा है। जो गांव के क्षेत्र है वहाँ तो 8-8 घंटे हाल बेहाल है, किसान को सिंचाई करने में परेशानी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। जिस प्रकार सरकार बिजली कटौती कर रही है, छात्रों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन ज़्यादा किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। फसल जल रही है, पानी की समस्या आ रही है और सबसे ज़्यादा छात्र जो कि पढ़ रहा है, एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है, उस समय में ये बिजली कटौती बहुत गलत है सर। बिल्कुल, माहौल ख़राब है क्योंकि लगातार जो बिजली कटौती जा रही है उससे माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों का जो पढ़ाई का माहौल होता है साफ तौर पर कहना है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भीषण गर्मी भी है, किस तरीके से देखते हैं इस गर्मी में बिजली कटौती को? भीषण गर्मी का दौर तो साथ में परीक्षा का तो दौर चल रहा है, उसमें लाइट तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि और इस भीषण गर्मी साथ में ये कोरोना की समस्या है, उसमें पहले विद्यार्थी पढ़ नहीं पाए हैं और उस ऊपर से ये भीषण गर्मी साथ में लाइट कटौती, हालत जनजीवन बिल्कुल बेहाल है। इसलिए हम सरकार का गुजारिश है कि लाइट तो कम से कम पूरा कटौती भी करो तो उस समय पे करो जब किसी को ज़रूरत ना हो। बिल्कुल, उस समय करें कटौती जब जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ तो काम के टाइम पे ही बिजली कटौती जारी है जिससे कि आम जनता परेशान है, क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि बिजली कटौती करते हैं तो जैसे एग्ज़ाम सेंटर हुए, कॉलेज हुए, जो आवश्यक जगह है जिस जगह बिजली कटौती ना करे, क्योंकि आवश्यक जगह पे हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि छात्रों को लिखने की सुविधा, जैसे कई हमारे कॉलेज है, संगठक महाविद्यालय, कहीं पे अंधेरा पड़ जाता है लाइट कटने के बाद। तो हमें यही अपील है कि सरकार से कि हमेशा बिजली का ध्यान रखे। कॉलेजों और शिक्षा के जहाँ पे भी माध्यम है, जो भी कॉलेज कोचिंग सेंटर, इधर का विशेष तौर पर ध्यान रखे कि एग्ज़ाम के समय बिजली कटौती ना करे। और सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसका समाधान लाए और हमारे बीच में रख के बिजली कटौती को सुनिश्चित करें। बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन इस बिजली कटौती का समाधान लाए, जिससे कि आम जनता और छात्र जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे परेशानी ना हो। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को लेकर 31 मई को शपथ समारोह का आयोजन होगा। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री से लेकर चिकित्सा मंत्री तक शामिल होंगे। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के लिए बनाए गए 100 दिवसीय कैंपेन में के तहत युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए कई प्रतियोगिताएं हुई थी। कैंपेन में शामिल होने वाले युवाओं और उनके अभिभावकों को कोटपा एक्ट से लेकर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। इसमें करीब 3 लाख के अधिक लोगों ने भाग लिया था। वहीं अब विभाग ने इनसे अपील की है कि 31 मई को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लाइव प्रसारण के दौरान शामिल हुए लोगों को सोशल मीडिया से इस समारोह से जोड़े जाएंगे। इससे धूम्रपान और तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलवाकर प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने के अभियान को सफल बनाया जाएगा। तो 31 मई को मनाया जाएगा ये दिवस। धूम्रपान नहीं करने की शपथ दिलाई जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए शपथ लेंगे युवा, क्योंकि नशे की लत से युवाओं को बाहर निकालने के लिए ये एक बड़ा अभियान है। अक्सर देखने को मिल रहा है कि नशे की लत ने युवाओं को कहीं ना कहीं इसके अपनी चपेट में ले लिया है और जिससे वो बर्बादी और कई अन्य बीमारियों की चपेट में आ रही हैं। ऐसे में धूम्रपान नहीं करने की शपथ युवाओं को 31 मई को दिलाई जाएगी और धूम्रपान नहीं करने की शपथ युवा लेंगे। सोशल मीडिया के जरिए ये शपथ ग्रहण रहेगा और आपको बताते हैं कि 31 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और आपको ये भी जानकारी देते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में युवाओं को शपथ दिलाई जाएगी ताकि वो धूम्रपान से दूर रहें। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।